अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरें। पार्लियामेंट का सरमाई इजलास आज से शुरू हो गया। इससे पहले वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट पहुंचे और मीडिया से खिताब किया। वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि सरमाई इजलास का आज पहला दिन है। ये सेशन अहम है क्योंकि हम 15 अगस्त से पहले मिले थे। 15 अगस्त को आज़ादी के 75 साल मुकम्मिल हो गए। अब हम अमृत काल के सफ़र में आगे बढ़ रहे हैं। हम एक ऐसे वक्त में मिल रहे हैं जब G20 मुल्क और हमारे हिंदुस्तान की मेज़बानी का मौका मिला। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के लिए G20 की मेज़बानी करना एक बड़ा मौका है और ये सरबराही इजलास सिर्फ एक सिफारती तकरीब नहीं बल्कि ये दुनिया के सामने हिंदुस्तान की सलाहियत को जाहिर करने का एक मौका है। भारत से अपेक्षाएं बड़ी हैं और जिस प्रकार से भारत वैश्विक मंच पर अपनी भागीदारी बढ़ाता जा रहा है, ऐसे समय ये G20 की मेजबानी भारत को मिलना एक बहुत ही बड़ा अवसर है। ये G20 समिट ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक इवेंट नहीं है, लेकिन ये G20 समिट एक समग्र रूप से मैं भारत के सामर्थ्य को विश्व के सामने प्रस्तुत करने का अवसर है। इतना बड़ा देश, मदर ऑफ डेमोक्रेसी, इतनी विविधताएं, इतना सामर्थ्य, पूरे विश्व को भारत को जानने का एक बहुत बड़ा अवसर है और भारत को पूरे विश्व को अपना सामर्थ्य जताने का भी बहुत बड़ा अवसर है। पिछले दिनों मेरी सभी दल के अध्यक्षों से बहुत ही सानुकूल वातावरण में चर्चा हुई है। सदन में भी इसका प्रतिबिंब जरूर नजर आएगा। सदन से भी वही स्वर उठेगा जो भारत के सामर्थ्य को दुनिया में प्रस्तुत करने के लिए काम आएगा। इस सत्र में देश को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में भारत को आगे बढ़ाने के नए अवसर, उन सबको ध्यान में रख करके कई महत्वपूर्ण निर्णय इस सत्र में करने का प्रयास होगा। मुझे विश्वास है कि सभी राजनीतिक दल चर्चा को और मूल्य वृद्धि करेंगे, अपने विचारों से निर्णयों को नई ताकत देंगे, दिशा को और स्पष्ट रूप से उजागर करने में मदद करेंगे। पार्लियामेंट के इस टर्म का कार्यकाल का जो समय अभी बचा है, मैं सभी पार्टी के लीडर्स को और सभी फ्लोर लीडर्स को, भारत से अपेक्षाएं बड़ी हैं और जिस प्रकार से भारत वैश्विक मंच पर अपनी भागीदारी बढ़ाता जा रहा है, ऐसे समय लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने आज पार्लियामेंट के सरमाई इजलास के आगाज से कबल यकीन दिलाया कि वो अराकीन को मफाद आमा के मसाइल पर अपने ख्यालात पेश करने का मुनासिब मौका देंगे। ओम बिरला ने अपने ट्वीट में कहा कि लोकसभा का सरमाई इजलास आज से शुरू हो गया। तवक्को है कि तमाम पार्टियां ऐवान के मुनज़्ज़म कामकाज में ताउन करेंगे। उम्मीद है कि तमाम मेंबरान इज्तिमाई सोच के जरिए अवाम के मसाइल हल करने की कोशिश करेंगे। आज जब लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो ओम बिरला ने G20 की सदारत मिलने पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद पेश की।
मैं सदन की ओर से भारत सरकार एवं समस्त देशवासियों को बधाई देता हूं। मुझे विश्वास है वर्ष 2023 में आयोजित होने वाले G20 राष्ट्राध्यक्षों के शिखर सम्मेलन के साथ साथ G20 देशों की संसदों के पीठासीन अधिकारियों के T20 सम्मेलन निश्चित रूप से आजादी के बाद हमारे राजनीतिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय होगा। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ये उचित है कि हमने इस सम्मेलन का विषय वसुधैव कुटुंबकम की हमारी पारंपरिक आस्था के अनुरूप एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य रखा है। G20 शिखर सम्मेलन से संबद्ध लगभग 200 कार्यक्रम पूरे देश में विभिन्न स्तरों पर आयोजित किए जाएंगे, जिसके माध्यम से हम अपनी समृद्ध बहुरंगी सांस्कृतिक विरासत और जीवंत लोकतंत्र की शक्ति को विश्व के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। मुझे विश्वास है G20 तथा P20 शिखर सम्मेलन में आपके पूर्ण सहयोग से सफलतापूर्ण आयोजित होगा और भारत संपूर्ण विश्व में नेतृत्व की भूमिका निभाएगा। मैं सदन से आग्रह करूंगा कि इस अवसर पर समस्त देशवासियों के साथ हमारे सभी देश के जनप्रतिनिधि, चाहे लोकसभा हो, विधानसभा हो, नगरीय विकास, पंचायत राज हो, सभी संस्थाएं इसको उत्सव के रूप में मनाएंगी और हमारा जो प्राचीनतम लोकतंत्र है उसको देश विश्व के सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा के चेयरमैन का ओहदा संभाल लिया। इस मौके पर नए चेयरमैन को मुबारकबाद पेश करते हुए अपोजिशन के लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि जल्दबाजी में कोई कानून साजी नहीं की जाएगी और वादा किया कि अपोजिशन ऐवान को चलाने में ताउन करेगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इस ऐवान में जल्दबाजी में बहुत से कानून पास किए गए और बाद में अदालतों ने उन पर तबसरा किया, जो ऐवान के लिए अच्छा नहीं है। उम्मीद है कि तमाम बिलों को मुनासिब बहस के बाद मंजूर किया जाएगा। पहले वजीर आजम आंजहानी जवाहरलाल नेहरू का हवाला देते हुए खड़गे ने कहा कि नेहरू ने कहा था कि राज्यसभा मनी बिल के अलावा राज्यसभा अहम है और पार्लियामेंट जमहूरी सोच का गढ़ है। हम ख्याल जमातें अपने लोगों से मुतालिक तमाम मसाइल को भरपूर तरीके से यहाँ पे उठाएंगी। आज इस मौके पर राज्यसभा में JDS के लीडर और साबिक वज़ीर आला HD देवेगौड़ा ने कहा कि इस ऐवान के वो वाहिद रुकन है जो गुज़िश्ता 20 सालों से तल्ख तजुर्बा देख रहे हैं। उन्हें बोलने का मौका बहुत मुश्किल से मिलता है। दोनों ऐवानों का फैसला कि एक रुकन 2 से 3 मिनट से ज़्यादा वक्त नहीं ले सकता, ये एक तल्ख तजुर्बा है। इससे पहले वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि मैं इस ऐवान के साथ साथ कौम की तरफ से चेयरमैन को मुबारकबाद देता हूँ। आप जद्दोजहद के दरमियान ज़िंदगी और आगे बढ़कर इस मकाम तक पहुँचे हैं। ये मुल्क के बहुत से लोगों के लिए एक तहरीक है। देश की सेवा में अग्रिम भूमिका न निभाई हो, और ये भी सोने में सुहागा है कि आप स्वयं भी सैनिक स्कूल के विद्यार्थी रहे हैं। तो किसान के पुत्र और सैनिक स्कूल के विद्यार्थी के रूप में मैं देखता हूं कि आप में किसान और जवान दोनों समाहित हैं। मैं आपकी अध्यक्षता में इस सदन से सभी देशवासियों को आर्म फोर्सेस फ्लैग डे की भी शुभकामनाएं देता हूं। मैं इस सदन के सभी आदरणीय सदस्यों की तरफ से देश के आर्म फोर्सेस को सैल्यूट करता हूं। आज संसद का ये उच्च सदन एक ऐसे समय में आपका स्वागत कर रहा है
जब देश दो महत्वपूर्ण अवसरों का साक्षी बना है। अभी कुछ ही दिन पहले दुनिया ने भारत को G20 समूह की राज्यसभा मिलकर भारत की संसद बनाते हैं। हमारे संविधान के अनुसार दोनों सदनों की अथॉरिटी के बीच मनी बिल्स को छोड़कर कोई अंतर नहीं है। आज जब मैं ये बातें कह रहा हूं तो हमें बहुत कुछ बातें याद आ रही हैं। विपक्ष के लोग संख्या बल में भले ही कम हो, लेकिन आप जानते हैं कि उनके अनुभवों और तर्कों में ताकत रहती है। लेकिन समस्या ये है कि इनकी जगह नंबरों की गिनती होती है, ना कि विचारों के बारे में सोचा जाता है। एक दूसरी दिक्कत ये भी है कि हाउस की सिटिंग्स कम होने के कारण जनता के मुद्दों पर चर्चा के लिए उचित समय नहीं मिल पाता। गरीबों, दबे कुचले और SC/ST किसानों और अत्याचार के शिकार महिलाओं की हालत पर ढंग से बातें नहीं रख पाते और बिल्स भी बहुत जल्दबाजी में पास होते। पहले जहां संसद में साल के 100 दिनों से ज्यादा चलती थी, अब 60 से 70 दिन भी नहीं चल पाती। लेकिन हमारी आबादी, अपेक्षाएं और I assure you that BMK will extend its fullest cooperation. Thank you very much. Honorable former Prime Minister Shri S.D. Devgowda. So you want to sit and speak? Sit down and talk. Respected Chairman, sir, I am the only one single member in this house. For the bitter experience from last 20 years, it is very difficult to get an opportunity to speak. The decision made by both the houses, a single member cannot take more than 2 to 3 minutes. But as a bitter experience I had either in this house or in the other house. Sir, being a farmer, coming from the rural area, I used to take a lot of time on the subject of farming community, on the subject of rural development. But unfortunately, the time fixed only 2 to 3 minutes. This is the bitter experience I have got. May I humbly request you, sir, whenever these issues are going to come, the experience I have got. राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने पार्लियामेंट की खुदमुख्तारी को जमहूरियत में मुकद्दस करार देते हुए आज कहा कि इस आइन की किसी भी शक में नई चीजें शामिल करने, उन्हें तब्दील करने का हक हासिल है। आइन की किसी भी शक को मुनासिब अमल को अपनाते हुए मनसूख करने और तरमीम करने का गैर मशरूत हक दस्तियाब है। धनखड़ ने नायब सदर और ऐवान बाला के चेयरमैन की जिम्मेदारी संभालने के बाद पार्लियामेंट के सरमाई इजलास के पहले दिन पहली बार राज्यसभा के इजलास की सदारत करते हुए ये बात कही। धनखड़ ने अपने इस्तकबाल के लिए वज़ीर आज़म मोदी समेत मुख्तलिफ जमातों के रहनुमाओं की तकरीरों के बाद ऐवान बाला से अपने पहले ही खिताब में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की तकर्री के लिए जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के क़याम के लिए 99 आईनी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मुस्तरद किए जाने पर सवाल उठाया और 7 साल तक पार्लियामेंट में बहस न होने पर अफसोस का इजहार किया। With the distinguished members of this august house, terms upper house and house of elders, though not part of the official glossary, amply reflect
uniquely significant importance of this institution. Nation justifiably expects the House of Elders to take decisive directional lead in reaffirming and enhancing the core values of the Republic and set up the traditions of parliamentary democracy. राज्यसभा में वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने 4 नवंबर को कहा कि अगले साल हिंदुस्तान की ज़ेरे सदारत होने वाला G20 सरबराही इजलास न सिर्फ एक हाई प्रोफाइल मीटिंग होगी बल्कि इसमें आलमी चैलेंजों के बड़े मसाइल पर भी संजीदगी से बातचीत की जाएगी। जयशंकर ने आज पार्लियामेंट के सरमाई इजलास के पहले दिन राज्यसभा में हिंदुस्तान की खारजा पॉलिसी पर अपने बयान में ये बात कही। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान ने इस साल इंडोनेशिया की ज़ेरे सदारत होने वाली G20 सरबराही इजलास में सदारत को कबूल किया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में G20 इजलास की मीटिंग शुरू हो चुकी है। हुकूमत की कोशिश है कि उनमें से 200 मीटिंग्स हिंदुस्तान में मुख्तलिफ मकामात पर मुनक़िद की जाएं, जहां मुल्क की मुख्तलिफ मसनूआत को आलमी प्लेटफॉर्म फराहम करने की कोशिश की जाएगी। With India's support. Furthermore, on the invitation of His Highness Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, Amir of Qatar, Honorable Vice President attended the opening ceremony of the FIFA World Cup 2022. This reflected India's long-standing relationship with Qatar, which is home to over 8.5 lakh Indian nationals. Honorable Prime Minister participated in the Samarkand summit of the SCO Council of Heads of States, where India assumed chairmanship of SCO. As chair of SCO, India's priorities are to advance the theme of secure, articulated by the Prime Minister initially at the SCO summit in Qingdao in 2018. Secure stands for security, economic cooperation, connectivity, unity, respect for sovereignty and territorial integrity, and environment. At Samarkand, Prime Minister voiced global sentiment when he declared that this was not an era of war. His statement was in the context of the Ukraine conflict, where रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस साल लगातार 5वीं बार रेपो रेट में इजाफा किया। रेपो रेट 0.3% यानी 35 बेसिस पॉइंट का इजाफा करने का ऐलान किया गया। इस रेपो रेट अब रेपो रेट इससे 5.90 यानी 5.9% से बढ़कर 6.25% हो गया है। इस फैसले से अब होम लोन समेत हर किस्म के लोन महंगे हो जाएंगे। एमपीसी की मीटिंग के बाद आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने 4 नवंबर को पॉलिसी रेट में इजाफे का ऐलान किया। इस साल मरकजी बैंक ने शरह सूद में मजमूई तौर पर 2.25% का इजाफा किया। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि हमारा हदफ मुल्क में महंगाई की शरह को 6% के मुकर्रर हदफ से नीचे लाना है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने माली साल 2023 के लिए सीपीआई अफरात ज़र की पेशन गोई को 6.7% पर बरकरार रखा। इसके साथ साथ आइंदा 12 माह में अफरात ज़र की शरह 4% से ऊपर रहने की तवक्को की गई है। On considerations of geopolitical security leading to what is now come to be known as reshoring and friendshoring. Food and energy security together with climate change have become the biggest challenges to the world. In this hostile international environment, the Indian economy remains resilient, drawing strength from its macroeconomic fundamentals. Our financial system remains robust and stable, and corporates are healthier than before the crisis. Bank credit is growing in double digits for 8 months now. India is widely seen as a bright spot in an otherwise gloomy world. Yet, our inflation remains. म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली में पिछले 15 साल से काबिज बीजेपी का पत्ता साफ हो गया। आम आदमी पार्टी ने वहां अक्सरियत से जीत दर्ज की है। स्टेट इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 250 सीटों वाले एमसीडी में आम आदमी पार्टी को 134 सीटें मिली, जो अक्सरियत से 8 ज्यादा हैं। वहीं बीजेपी को 104, कांग्रेस को 9 और 3 सीटों पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स मुंतखब हुए हैं। एमसीडी में आम की जीत पर वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को बधाई दी। पार्टी ऑफिस में कारकुनों से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता ने अपने बेटे और भाई को दिल्ली की सफाई और करप्शन खत्म करने की जिम्मेदारी दी है।
आई लव यू टू। जितने कैंडिडेट्स जीते हैं उन सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। आम आदमी पार्टी वाले जो जीते हैं उनको भी बधाई, भारतीय जनता पार्टी वाले जो जीते हैं उनको भी बधाई, कांग्रेस वाले जो जीते हैं उनको भी बधाई, निर्दलीय जो जीते हैं उनको भी बधाई, और जो हारे हैं उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मायूस मत होना, दिल्ली को ठीक करने में हम आपका भी सहयोग लेंगे। अब अपने को सबको मिलके काम करना है। मेरी सबसे अपील है सभी कैंडिडेट से, सभी पार्टियों से, कि बस राजनीति आज तक की थी, आज तक जितनी राजनीति करनी थी कर ली। अब अपने को सबको मिलके काम करना है, सबको मिलके दिल्ली ठीक करनी है। इसमें मैं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आज राजस्थान में तीसरा दिन था। कोटा में चल रही यात्रा का दिन का दूसरा फेज शाम 6:30 बजे कोटा के लालपुरा में खत्म हो गया। आज भारत जोड़ो यात्रा में 23 किलोमीटर का सफर हुआ। इससे पहले आज सचिन पायलट ने निजी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि उनके बारे में जो बोला गया था उससे उन्हें बहुत दुख हुआ और बुरा लगा। उन्होंने कहा कि फिर भी हमें अपने डायरेक्शन से नहीं भटकना है। महाराष्ट्र कर्नाटक का सरहद तनाजा पुरतशद्दुद होता जा रहा है। चाशुंबे को नवी मुंबई में एमएनएस के वर्कर्स ने कर्नाटक की बसों पर ब्लैक पेंट स्प्रे कर मुखालिफत का इजहार किया। वहीं शोलापुर में मकामी तंजीमों ने कर्नाटक की बस पर कर्नाटक सीएम बोम्मई की फोटो लगाकर ब्लैक पेंट स्प्रे किया। उधर लोकसभा में एनसीपी एमपी सुप्रिया सुले ने कहा कि पिछले 10 दिनों में महाराष्ट्र में एक मुद्दा चल रहा है। हमारे पड़ोसी रियासत कर्नाटका के सीएम नॉनसेंस बोल रहे हैं, वो महाराष्ट्र को अलग करने की बात कर रहे हैं। दोनों ही रियासतों में बीजेपी बरसर इख्तियार है। वहीं इस पूरे मामले पर शिवसेना के कायद उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे हुकूमत पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि सीएम शिंदे में दम है तो वो दिल्ली जाएं और मरकज से महाराष्ट्र और कर्नाटका के बीच मुतनाज़ा इलाका बेलगाम को यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर करवाएं। मुल्क की कई रियासतों में मौसम ने करवट बदल ली है। एक तरफ नॉर्थ इंडिया में सर्दी बढ़ने लगी है तो वहीं जुनूबी हिंद की रियासतों में बारिश का दौर शुरू हो गया है। महकमे मौसमियात ने जुनूब के 3 रियासतों में तूफान मंडोस को लेकर अलर्ट जारी किया है। इस तूफान से तमिलनाडु के साहिली इलाकों में बारिश शुरू हो गई है। वहीं जुनूब में बारिश की वजह से नॉर्थ इंडिया में शुमाली हिंद में ठंड बढ़ने का इम्कान बढ़ गया है। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने मंगल के रोज अजमेर में वाक़ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर हाजिरी दी। ममता बनर्जी सख्त हिफाजत में दरगाह पहुंची, जहां निज़ाम गेट पर उनका इस्तकबाल किया गया। वहां से वो सब्ज रंग की मखमली चादर और अकीदत के फूलों के साथ मज़ार शरीफ पहुंची और मन्नत पूरी करने का शुक्रिया अदा करने के साथ दुआ की। ममता बनर्जी को दरगाह कमेटी और अंजुमन की तरफ से दरगाह की तस्वीर और तबरुक पेश किया गया।
बैतूल के मांडवी गांव में बोरवेल में गिरे 6 साल के मासूम का रेस्क्यू जारी है। रेस्क्यू टीम ने दोपहर 3 बजे तक चट्टानों को तोड़कर बोरवेल के करीब 45 फीट का गड्ढा खोद लिया। इसमें पानी निकलना शुरू हो गया था, जिसे मोटर लगाकर बाहर निकाला जा रहा है। अब गड्ढे को 5 फीट और गहरा किया जाएगा। फिर बच्चे तक पहुंचने के लिए 7 से 8 फीट लंबी सुरंग बनाने का काम शुरू होगा। एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन ऑपरेट कर रही है। ब्लास्टिंग एक्सपर्ट से टनल बनाने पर बातचीत हुई है। इस पूरे मामले की खुद मॉनिटरिंग वजीर आला शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में चौंकाने वाला मामला सामने आया। वहां एक शख्स को एक लड़की के अगवा, रेप और उसके कत्ल के मामले में 7 साल पहले जेल हो गई थी। अब पता चला कि लड़की जिंदा है। उसने शादी करके अपना नाम बदल लिया है। उसके 2 बच्चे भी हैं। ये मामला गोंडा पुलिस स्टेशन इलाके का है। अलीगढ़ के गांव ढांटोली में 17 फरवरी 2015 को 10वीं में पढ़ने वाली लड़की लापता हो गई थी। अफराद खानदान ने गांव में ही रहने वाले विष्णु पर अगवा का इल्जाम लगाया। उसके खिलाफ केस दर्ज किया गया। इसके कुछ दिन बाद आगरा में एक लड़की की लाश मिली। अफराद खानदान ने लाश की शिनाख्त अपनी बेटी के तौर पर की थी। इसके बाद विष्णु पर उसके अगवा और रेप के बाद कत्ल का इल्जाम लगा। फिर पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। मामला अभी भी कोर्ट में है, लेकिन इस मामले में विष्णु 4 साल तक जेल में रहा। इसके बाद उसे जमानत मिली, लेकिन पिछले दिनों तारीख पर हाजिर ना होने की वजह से उसे फिर से जेल भेज दिया गया। अलीगढ़ में एक पंडित है जो मुख्तलिफ इलाकों पे जाके भजन पाठ करते हैं। वो इत्तेफाक से वो हाथरस गए थे, तब वहां उन्होंने उस लड़की को देखकर पहचान लिया। उसके बाद उन्होंने मकामी पुलिस को इसकी इत्तला दी। इत्तला मिलने पर पुलिस ने उस लड़की को ट्रेस किया, उसे गिरफ्तार किया गया। अब उस लड़की का डीएनए टेस्ट करवाया जा रहा है। डीएनए टेस्ट के बाद अगर ये वही लड़की निकलती है तो फिर इस मामले को एक नया मोड़ मिलेगा और ये तवक्को की जा रही है कि उस बेगुनाह लड़के को जेल से रिहा किया जाएगा। तख्ता पलट के लिए दहशतगर्द साजिश रचने के इल्जाम में जर्मनी में 25 लोगों को हिरासत में लिया गया। चारशंबे की सुबह लगभग 3000 पुलिस के जवानों ने जर्मनी के 16 में से 11 रियासतों में सर्च ऑपरेशन चलाया। इसमें बैंड तंजीम रिच बर्गर से जुड़े लोगों को पकड़ा गया। इस साजिश के इल्जाम में पकड़े गए लोगों में 72 साल के रिटायर्ड मिलिट्री कमांडर और राइट विंग पार्टी के साबिक एमपी भी शामिल हैं। प्रोसिक्यूटर ने बताया कि इस मामले में पकड़े गए 25 लोगों को पार्लियामेंट में जबरन हथियारों के साथ घुसने का उनका पक्का इरादा था। इनमें से 22 लोग जर्मनी के शहरी हैं। बाकी 3 लोगों में से एक रूसी खातून भी है जो इन लोगों की तायद कर रही थी। स्पेन में चारशंबे को 2 ट्रेनें टकरा गई। इस हादसे में 150 लोगों के जख्मी होने की खबर है। स्पेन के लोकल टाइम के मुताबिक हादसा सुबह 7:50 पर हुआ। लोकल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों ट्रेनें एक ही डायरेक्शन में जा रही थी। एक ट्रेन स्टेशन पर खड़ी थी, दूसरी ने पीछे से टक्कर मार दी। ये वाकया बार्सिलोना से 12 किलोमीटर दूर पेश आया। ज्यादातर जख्मियों को बहुत मामूली चोटें आई हैं। कुछ देर इस लाइन पर ट्रैफिक रोका गया, बाद में ये शुरू कर दिया गया। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रकील सांझ ने कहा कि हालात पर नजर रखी गई है। जख्मियों के जल्द ठीक होने की उम्मीद है। कप्तान रोहित शर्मा की 28 गेंद पर 51 नॉट आउट की पारी के बावजूद इंडिया दूसरे वनडे में बांग्लादेश से 5 रनों से हार गया। 272 रन के टारगेट का पीछा करते हुए इंडिया ने 49.4 ओवर में 9 विकेट पर 260 रन बनाए थे। आखिरी 2 गेंदों पर 2 छक्कों की जरूरत थी। रोहित ने 5वीं गेंद पर छक्का जमा दिया, लेकिन आखिरी गेंद पर वह ऐसा नहीं कर सके। इसके साथ ही बांग्लादेश ने सीरीज में 2-0 की बढ़त ले ली है। ये हिंदुस्तान की बांग्लादेश में वनडे सीरीज में लगातार दूसरी सीरीज हार है। इससे पहले 2015 में बांग्लादेश ने इंडिया को वनडे सीरीज में 2-1 से हराया था। नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए INN चैनल।